एक कलम हजार तलवारों से ज्यादा ताकतवर होती है, खासकर जब उसे ईमानदारी से चलाया जाए। नमस्कार, मैं पवन शर्मा स्वागत करता हूं आपका खबरें अब तक में। आज सबसे पहले बात होगी राजनीति में वोट चोरी की काट की, उत्तर प्रदेश में अपर्णा यादव की मां पर गिरी गाज की और देश में हड़कंप मचाकर इंसानों का दिमाग खाने वाले अमीबा की। इन सभी मुद्दों पर बात होगी विस्तार से, लेकिन इससे पहले ये नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले 2 शूटर गिरफ्तार किए गए। एशिया कप सुपर 4 की सभी टीमें फाइनल हुई। अफगानिस्तान बाहर, श्रीलंका, बांग्लादेश क्वालिफाइड। गैंगस्टर फ्रेम गायब, जुबनी गर्ग का निधन। स्कूबा डाइविंग के दौरान हुआ हादसा, अस्पताल में दम तोड़ा। जैश के बाद अब लश्कर के आतंकी ने खोली पाकिस्तान की पोल, ऑपरेशन सिंदूर में हुई थी तबाही को कबूला। मुख्तार का छोटा बेटा उमर जेल से जाएगा बाहर, 27 दिन बाद हाईकोर्ट से मिली जमानत। दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव में 4 में से 3 सीटों पर एबीवीपी जीती, आर्यन मान बने प्रेसिडेंट। अभिनेता और बिग बॉस विनर बिंदु धारा सिंह पहुंचे पटना, सेवा पखवाड़ा में किया रक्तदान। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीस पीएम से फोन पर रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा की। एमपी के बिजासन घाट क्षेत्र में पहाड़ से टूटा झरना, उज्जैन में मंदिरों में घुसा शिप्रा का पानी। सेंसेक्स 338 अंक गिरकर 82,626 पर बंद, निफ्टी 97 अंक लुढ़का। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज के खास मुद्दों की ओर। राजनीति में इस वक्त एक ही शोर है और वो है वोट चोरी का। बिहार चुनाव के आगाज के बीच राहुल गांधी सबूतों के साथ ये दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार वोट चोर है, और इसी बीच अब कांग्रेस ने एक नया कदम उठाया है। राहुल गांधी ने वोट रक्षा अभियान की शुरुआत की है, जो 5 खास लोकसभा सीटों पर पहले आजमाया जाएगा। पार्टी का मानना है कि इससे मतदाता सूची में हो रही गड़बड़ी पर कड़ी नजर रखी जा सकती है और संगठन भी मजबूत होगा। दरअसल कांग्रेस को लगता है कि कई जगह पर वोटों की गिनती या मतदाता सूची में छेड़छाड़ से उसे नुकसान हुआ है, इसीलिए अब पार्टी खुद अपने स्तर पर उस मुद्दे को पकड़कर उसे लंबे समय तक लेकर चलाना चाहती है। राहुल गांधी चाहते हैं कि यह मुद्दा 2029 तक पार्टी की राजनीतिक लड़ाई का अहम हिस्सा बना रहे। तो चलिए बताते हैं कि आखिर शुरुआत किन सीटों से होगी। तो इस अभियान में 5 ऐसी सीटों को चुना गया है जहां कांग्रेस बेहद कम वोटों से हारी थी, जैसे जयपुर ग्रामीण राजस्थान, अलवर राजस्थान, बांसगांव उत्तर प्रदेश, कांकेर छत्तीसगढ़, मुरैना मध्य प्रदेश। पार्टी का मानना है कि अगर मतदाता सूची में छेड़छाड़ नहीं हुई होती तो इन जगह पर नतीजे अलग हो सकते थे। अब इन्हीं के साथ आप सोच रहे होंगे आखिर वोट रक्षक अभियान काम कैसे करेगा, तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं। हर 20 बूथ पर एक वोट रक्षक तैनात होगा। उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह मतदाता सूची पर लगातार नजर रखें। अगर नाम जोड़ने हटाने में गड़बड़ी दिखे तो वह तुरंत चुनाव आयोग से संपर्क करे। समस्या का समाधान न होने पर मसला सीधे दिल्ली तक भेजा जाए। इन वोट रक्षकों की नियुक्ति चुनाव के पहले से ही की जाएगी। कांग्रेस अपने इन कदमों से अपने मकसद को साफ कर चुकी है। ये सिर्फ एक कदम नहीं बल्कि कांग्रेस की लंबी रणनीति है। पार्टी इसे पूरे देश में फैलाना चाहती है और इसे मुद्दे को अगले चुनाव तक जनता के बीच बनाए रखना भी चाहती है। इससे कार्यकर्ता भी जमीनी स्तर पर और सक्रिय होंगे और जनता में भी दिलचस्पी कम नहीं होगी। विश्लेषकों के अनुसार कांग्रेस 2 काम करना चाहती है। पहला, लोगों के बीच ये संदेश फैलाना कि वोट चोरी हुई है, और दूसरा, अपने कार्यकर्ताओं को इस मुद्दे पर लंबे समय तक संगठित रखना। इसीलिए कदम सिर्फ राजनीति का हिस्सा नहीं बल्कि 2029 तक की बड़ी तैयारी भी है। कुल मिलाकर कांग्रेस का वोट रक्षक अभियान सिर्फ एक चुनावी कवायद नहीं बल्कि एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है, जिसमें पार्टी न सिर्फ वोट की रक्षा करना चाहती है बल्कि 2029 तक की राजनीति में खुद को मजबूत स्थिति में भी रखना चाहती है। अब देखना यह होगा कि ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी और क्या वाकई ये जनता के बीच भरोसा जीत पाने में सफल होती है। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे।
अगले मुद्दे की ओर। राजधानी लखनऊ की एक हाई प्रोफाइल आवासीय योजना जिसका सपना था आम लोगों को छत देना, वो अब एक बड़े घोटाले का दूसरा नाम बन चुकी है। प्रदर्शनी जानकीपुरम योजना में हुए प्लाट घोटाले ने अब राजनीतिक गलियारों में भी तूफान खड़ा कर दिया है। वहीं अब इस घोटाले की सबसे चौंकाने वाली कड़ी सामने आ चुकी है, जिसने न केवल भारतीय जनता पार्टी को चौंका दिया है बल्कि समाजवादी परिवार को भी हिलाकर रख दिया है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की बहू, भारतीय जनता पार्टी की नेता और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की मां अम्बी बिष्ट पर बड़ा आरोप लगा है। यहां तक कि उन पर और उनके साथ 4 और अधिकारियों पर विजिलेंस ने एफआईआर भी दर्ज करा दी है। जी हां, जो मामला 2016 से दबा था वो अब बम बनकर फूटा है। विजिलेंस की खुली जांच में सब कुछ साफ हो गया है। दस्तावेज भी फर्जी और आवंटन भी मनमर्जी से। शासन ने अब सीधे 5 अफसरों पर केस दर्ज करने का आदेश दे डाला है। दावा किया जा रहा है कि घोटाले की पूरी प्लानिंग की गई थी। अभी बिष्ट उस वक्त संपत्ति अधिकारी थी और रजिस्ट्री और सेल डीड पर उन्हीं के साइन हैं। बाकी 4 भी इसी काम में लिप्त थे। इन सभी ने मिलकर विजिलेंस की रिपोर्ट के मुताबिक मुक्तेश्वर नाथ ओझा नामक व्यक्ति के साथ मिलकर पूरे खेल को अंजाम दिया और घोटाले की असली चाबी बने दस्तावेज पर मौजूदा हस्ताक्षर, उनकी जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला FSL से कार्रवाई की गई और पुष्टि हो गई कि साइन असली हैं। यानी कि अफसरों की मिलीभगत पर अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बची। अब इन सभी के खिलाफ धारा 120B IPC और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने राजनीति में उबाल ला दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तहलका मच गया है, क्योंकि अम्बी बिष्ट सिर्फ एक अफसर नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव की मां हैं, जो खुद कई बार विपक्ष पर तीखे बयान दे चुकी हैं। FIR की खबर आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला है या इसके पीछे कोई राजनीतिक एंगल भी है। इसी बीच चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर जानकीपुरम योजना की हकीकत क्या है। जानकीपुरम योजना कभी लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA की सबसे महत्वाकांक्षी हाउसिंग प्रोजेक्ट मानी जाती थी। मकसद था मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों को सस्ते घर देना। योजना के सेक्टर C में करीब 308 मकान बने थे। 2 BHK, 3 BHK, LIG और EWS कैटेगरी के। इसके लिए 2014 में 15 में 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी मिल चुकी थी। लेकिन 2016 में जांच में पता चला कि प्लॉटों के आवंटन में जमकर गड़बड़ी हुई। कब्जा पात्रों से लेकर रजिस्ट्री तक नियमों को ताक पर रखकर खेल खेला गया। देखा जाए तो जानकीपुरम भूखंड योजना में हुए इस घोटाले ने प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों ही स्तरों पर सनसनी फैला दी है। भ्रष्टाचार की यह घटना LDA के भरोसे पर भी बट्टा लगाती है। 2016 में जांच के आदेश के बाद से यह मामला चर्चा में रहा, लेकिन अब FIR होने के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल FIR दर्ज होने के बाद अब जांच एजेंसियां मामले की गहराई से जांच करेंगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की ओर। देश में इन दिनों एक ऐसा खौफ फैल रहा है जिसका नाम सुनते ही दिमाग ठिठक जाता है। ब्रेन स्टिंग अमीबा। जी हां, ये वही अमीबा है जो आपके दिमाग को खाने की ताकत रखता है। और हैरानी की बात यह है कि इस छोटे से जीव ने अभी तक 19 लोगों की जान ले ली है और केरल में इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में इस अमीबा के केस 500 से भी कम हैं, लेकिन अकेले केरल में ही 120 केस सामने आ चुके हैं। तो सवाल उठता है, आखिर केरल में ये अमीबा इतना खतरनाक क्यों हो गया। दरअसल ये अमीबा गर्म और गंदे मीठे पानी में पनपता है, जैसे तालाब, झील या स्विमिंग पूल। जब आप वहां नहाते हैं या तैरते हैं तो ये अमीबा नाक के रास्ते सीधे आपके दिमाग तक पहुंच जाता है। खासकर बच्चे और युवाओं को इसका सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि ये पानी में ज़्यादा समय बिताते हैं। साथ ही ग्रामीण इलाके जहां साफ पानी की कमी होती है,
वहाँ के लोग भी इस खतरनाक संक्रमण के जाल में फंस सकते हैं। यह अमीबा नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। शुरुआत में इसे आप एक सामान्य वायरल संक्रमण समझ सकते हैं, हल्का सिर दर्द, बुखार, उल्टी, गर्दन में अकड़न, लेकिन धीरे धीरे ये दिमाग को अपना शिकार बनाकर भ्रम, दौरे और कोमा जैसी खतरनाक हालत में पहुंचा देता है। इस बीमारी से बचाव के लिए अभी तक कोई तय इलाज या वैक्सीन नहीं बनी है और इसका मरने का खतरा 95% से भी ज़्यादा है। वहीं केरल की खास जलवायु, जहां बारिश के बाद तालाब झीलें भर जाती हैं, यहां अमीबा के लिए स्वर्ग के समान है। यहाँ के लोग जिन तालाबों और झीलों का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं वे उनके लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। साथ ही स्विमिंग पूल की साफ सफाई भी कई जगह पर लापरवाही संक्रमण को हवा देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आप इससे बचेंगे कैसे, क्योंकि ये बात केवल केरल की ही नहीं, ये किसी भी गंदे पानी में पनप सकता है। तो इससे बचने के लिए कुछ बातों को जरूर ध्यान में रखें, जैसे हमेशा साफ और उबला हुआ पानी पिएं और नहाएं। खुले जलाशयों में तैरते समय नाक में पानी जाने से बचें। स्विमिंग पूल की नियमित सफाई सुनिश्चित करें। सिरदर्द, बुखार, उल्टी जैसे लक्षण दिखें तो देर ना करें, डॉक्टर से मिलें। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। सोचिए, एक ऐसा जीव जो आपके दिमाग तक पहुंचकर उसे खा जाता है। ये कोई हॉरर मूवी का प्लॉट नहीं, बल्कि केरल की धरती पर सच हो रहा है। जो अगली बार जब आप केरल की खूबसूरत झीलों और तालाबों की सैर करें तो ध्यान रखें, कहीं ये नन्हा मगर जानलेवा दुश्मन आपके दिमाग का पीछा तो नहीं कर रहा है। ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों के खास मुद्दे, लेकिन इसके अलावा भी एक मुद्दा ऐसा है जिस पर बात करनी जरूरी है। भारत में सीवर में हो रही मौतों की खबरें जो रोज़ सुनते हैं आप, लेकिन मरने वालों के परिवारों की हालत पर किसी की नज़र नहीं जाती। ये कोई मामूली हादसा नहीं, बल्कि मानव जीवन की बर्बादी है जिसे सरकार लगातार नज़रअंदाज करती आई है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सफाई करते हुए पूर्वी दिल्ली में 3 साल पहले यशदेव की मौत हुई थी। अब उनकी पत्नी स्ट्रोक से कोमा में हैं और परिवार की हालत बेहाल है। उनके भाई आज भी सफाई के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सरकार की नीतियां और जिम्मेदारियों से मुंह मोड़े हुए हैं। देश में ऐसे हजारों परिवार इसी दर्दनाक जंजाल में फंसे हुए हैं जिन्हें कोई बचाने वाला नहीं। राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2017 से 2022 के बीच 1268 सफाई कर्मियों की जान गई, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1993 से अब तक 116 मौतें सिर्फ सीवर सफाई के कारण हुई। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आज भी 1.2 मिलियन लोग इस खतरनाक काम में लगे हैं, वो भी बिना किसी सेफ्टी किट के। आज सरकार बताए कि कब तक ये जानलेवा काम चलता रहेगा, कब तक हमारे गरीब मेहनतकश लोग जो समाज के लिए ज़रूरी काम करते हैं उनकी जान की कीमत नहीं समझी जाएगी। मौतों का ये सिलसिला रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने होंगे और सरकार को इसका जवाब भी देना होगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।